हाय एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम इफ द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट आर पर सेकेंड। ऑप्शन हमें गिवन है, या तो जीरो ऑर्डर होगा या फिर फर्स्ट ऑर्डर, सी सेकंड ऑर्डर, डी इनमें से कोई भी नहीं। ओके, इसके लिए जो हम ट्रिक का यूज़ करेंगे वो ये रहेगी, जब भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालना हो और आपको यूनिट ऑफ के की यूनिट आपसे दी गई हो और ऑर्डर निकालना हो, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, राइट। ओके, अब यहाँ पे जो यूनिट दे रखी है वो पर सेकंड दे रखी है। पर सेकंड कैसे आएगी उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एन की वैल्यू 0 से। अगर हमारा ऑर्डर 0 होगा तो एन की वैल्यू 0 होगी, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं। के इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1, ओके, पर सेकेंड। जैसे ही मैं इसको सोल्व करूँगा तो हमारी जो यूनिट आएगी रेट कॉन्स्टेंट की, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मतलब जब n की वैल्यू 0 है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो मोल पर लीटर पर सेकंड होगी। नेक्स्ट, n की वैल्यू अगर 1 होगी, मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो रेट कांस्टेंट में जब हम वैल्यू पुट करेंगे मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 पर सेकेंड। 1 में 1 हम इसको अगर माइनस करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 0। किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पर सेकेंड आ जाएगा। और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या गिवन हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप कॉल्ड ए एक्टिवेशन स्टेप, बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सी रिएक्शन रेट स्टेप, या डी इनमें से कोई भी नहीं। जब भी हमसे पूछा जाता है कि जो रेट है किसी भी रिएक्शन का, अगर हमें उसका स्लोवेस्ट स्टेप देखना है, वो हमारा डिपेंड करता है आरडीएस पे। आरडीएस ही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और वो डिपेंड करता है हमारी उस रिएक्शन के स्लोवेस्ट स्टेप पे। ये हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्लोवेस्ट स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फॉलो करते हैं। अगर हमारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, या फिर हम कह सकते हैं एक से ज़्यादा स्टेप हैं, तो उस केस में हमारा स्लो स्टेप मिलेगा। ओके, एक रिएक्शन है आपके पास जो स्लो है, और एक रिएक्शन है आपके पास फास्ट रिएक्शन है। तो जो स्लो रिएक्शन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करेगा, और उसी का ही हम क्या निकालेंगे, आरडीएस निकालेंगे, मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निकालेंगे। इसे हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे रिएक्शन प्रोसेस आ जाएगा, इस तरफ हमारा एनर्जी टर्म आ जाएगी। ओके, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, वो मिनिमम एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अगर मैं ये ग्राफ कुछ इस तरह बना दूं, तो इस ग्राफ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और यहाँ पे वो प्रोडक्ट बन रहा है। इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में बनने के लिए इस बैरियर को पार करना होगा। इस बैरियर के लिए इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, ये एनर्जी हमारी कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अगर हमारे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी है और इस बैरियर को ये पार कर जाता है तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, अगर मैं इसी ग्राफ में एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ लाइक दिस, तो अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, ये जो ग्राफ है ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हो जाएगा जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप है। ओके, तो अब हम यहाँ पे आरडीएस स्टेप लगा सकते हैं। आरडीएस स्टेप लगाने के लिए आपको देखना होगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर होगा वो जितना ज़्यादा होगा, समझ जाना कि आप वही स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा।
ठीक है, ओके। तो स्लो स्टेप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर जितना ज़्यादा होगा तो उसके लिए स्लो स्टेप लगेगा हमारा, और वही हमारा रेट डिटरमाइन स्टेप होगा, उसी से ही हमारा उस रिएक्शन का रेट निकलेगा। ओके, अब आपको ये बैरियर थोड़े से इक्वल लग रहे होंगे, मैं इसको कम कर देता हूँ। ओके, लाइक दिस। यहाँ पे ये पी यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो गया। ओके, जब भी आपको इस टाइप से दो बैरियर दिखे तो समझ जाना कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ग्राफ है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व हैं। इसमें ये फर्स्ट बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी। सेकंड बैरियर है, यहाँ पे सेकंड ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो ट्रफ है हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा इंटरमीडिएट कहलाएगा। ओके, अब आपको देखना है कि यहाँ पे दो स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दो स्टेप में आप ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है, कौन सा स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा जिसपे रेट डिफाइन किया जाएगा। ओके, तो इस ग्राफ में जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका बैरियर सबसे ज़्यादा, समझ जाना कि वही स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है। ओके, और वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, और तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका टी हाफ निकालना है। ओके, टी हाफ के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, इसे आप ट्रिक के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ए नोट है, यहाँ पे ये इनिशियल कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है। ओके, हमसे पूछा गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट 1 माइनस एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा गया। तो यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगी, इसकी पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। जैसे ही मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो मेरा एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होगा 0.693। ओके, और यहाँ पे जो हमने रेट कांस्टेंट ले रखा है वो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप टी हाफ, या तो आप याद कर सकते हैं, अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि आपका जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है नहीं करता, तो उस हिसाब से आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर लें कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग 0.693 अपॉन में के यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालनी है, तो जो रेट है किसी भी रिएक्शन के लिए वो इक्वल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में जो टाइम हमने लिया है, टाइम टेकन। ओके, अब जो ये कंसंट्रेशन होती है, ये अगर हम लिखना चाहें रिएक्टेंट की फॉर्म में, तो रिएक्टेंट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट की फॉर्म में रेट लिखिए, तो आप लिख सकते हैं इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में टाइम। ओके, तो हमें तो यूनिट निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स पर लीटर। ओके, डिवाइड में क्या है हमारे पास, टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ओके, इसको अरेंज करेंगे हम, तो यूनिट क्या बन जाएगी, मोल्स पर लीटर डिवाइड बाय सेकेंड। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये यूनिट हमारी आ गई रेट ऑफ रिएक्शन की, और जो हमारी मैच करती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ, ए कैटलिस्ट, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, आपसे पूछा जा रहा है कि जो कैटलिस्ट है वो रेट कांस्टेंट जो रिएक्शन है उस पर कैसे डिपेंड करता है, आपको बताना है। ए इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, सी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, या फिर डी
नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब आप एक बात याद रखिए, जो कैटलिस्ट होता है वो रेट, जो रिएक्शन का रेट है या फिर रेट कांस्टेंट बोल लीजिए उस रिएक्शन का, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो कैटलिस्ट है आपको एक अल्टरनेट पाथ देता है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। अगर आप इसे ग्राफ से समझे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोसेस। ये रिएक्टेंट है, उसकी कोई मिनिमम एनर्जी है, ये ग्राफ है यहाँ पे, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ये कोई नॉर्मल रिएक्शन है जब हमने कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं किया। जैसे ही मैं कोई कैटलिस्ट यूज करता हूँ तो ये क्या करेगा, कैटलिस्ट स्टार्टिंग में इसके पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी हमें रिक्वायर्ड थी इस बैरियर को पार करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट जैसे ही मैंने कैटलिस्ट लिया तो कैटलिस्ट क्या करेगा, आपको एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देगा लाइक दिस। अब आपको रिक्वायरमेंट है इतनी अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की, तो इसने क्या किया, आपके बैरियर को कम कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और आप कहेंगे एक आपको अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया, बिल्कुल अलग पाथ प्रोवाइड कर दिया। और उससे क्या हो गया, आप इजीली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा सकते हैं कम एक्टिवेशन एनर्जी की हेल्प से, और आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन आपका रेट कांस्टेंट के बराबर ही है, ओके, R इक्वल्स टू के। तो अगर आपका रेट इंक्रीज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, T half for a first order reaction is 100 second, its rate constant will be A 6.93 into 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड, B 6.93 into 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड, C 0.693 सेकेंड, D 0.693 सेकेंड। टी हाफ की हमें वैल्यू गिवन है, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी वैल्यू गिवन है 100 सेकेंड। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला होता है टी हाफ का, वो क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय के इज रेट कांस्टेंट। ओके, हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, टी हाफ की वैल्यू गिवन है, तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, के इस तरफ आ गया, टी हाफ इसके नीचे आ गया, 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू हमारे पास 100 सेकेंड गिवन है। यूनिट का भी ध्यान रखना आपको, सेकंड में आंसर पूछा गया है तो हमारा आंसर सेकंड में ही आएगा। ओके, तो 100 सेकेंड हमें यहाँ पे लिख लिया है। अब जैसे ही हम इसको अरेंज करेंगे 6.93, अगर मैं इसका एक पॉइंट नीचे निकाल दूँ तो एक पॉइंट यहाँ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा, एक एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 1000। ओके, अब इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 6.93 इंटू ये कितनी है, 3.30 है, तो इसे मैं 10 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, और ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 10 की पावर माइनस 3, और यूनिट क्या थी हमारी, सेकेंड। ओके, तो रेट कांस्टेंट सेकेंड, सेकेंड भी कौन सी, सेकेंड इनवर्स। ओके, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6.93 इंटू 10 की पावर माइनस 3 पर सेकेंड। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, the order of a reaction having rate constant K 2.6 into 10 की पावर माइनस 4 लीटर पर मोल पर सेकेंड। हमसे पूछा गया है, हमारे रेट कांस्टेंट गिवन है और हमसे ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो रेट कांस्टेंट हमें गिवन है 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 लीटर पर मोल पर सेकेंड। आपको इसके लिए भी वही सिंपल वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने बताया था आपको, कि जो रेट कांस्टेंट है वो इक्वल होता है कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर
की पावर 1 माइनस n, टाइम को हम लिखते हैं सेकंड में, सेकंड इनवर्स। ओके, अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, तो हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, यही हमसे पूछा गया था कि हमारी जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की, वो हम लास्ट यूनिट से देख के पता लगा सकते हैं, लीटर पर मोल पर सेकेंड। सॉरी, ये नहीं है, अभी आगे चलते हैं। n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे, तो हम इसके लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, इसके लिए वैल्यू निकल के आएगी, या जब आप सोल्व करेंगे इसको, इसकी यूनिट निकल के आएगी पर सेकंड में। ओके, ये भी नहीं है। ओके, जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हम रेट कांस्टेंट में जब वैल्यू पुट करेंगे k इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n की वैल्यू 2, ये पर सेकंड। ओके, जब आप इसको सोल्व करेंगे, 2 में से गया 1 माइनस 1 मोल पर लीटर की पावर माइनस 1 पर सेकेंड। जब मोल इन्वर्स है और लीटर यहाँ पे नीचे है और उसकी इन्वर्स है ऊपर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूँ लीटर और मोल इन्वर्स ऊपर थाई, और ये लास्ट है हमारा सेकेंड इन्वर्स। तो ये हमें चाहिए था। तो इसके हिसाब से ये कब निकला है, जब हम n की वैल्यू 2 रखी है, इसका मतलब ये हमारा सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन कांस्टेंट दे रखा है हमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। ये वही सिंपल फॉर्मूला आपको भी यूज़ करना है, रेट कांस्टेंट निकालना है हमें जीरो ऑर्डर के लिए, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ओके, टाइम इनवर्स की वैल्यू सेकेंड इनवर्स, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है जीरो ऑर्डर के लिए, ये हमने 0 पुट कर दिया। ओके, तो हमारा आंसर आ गया मोल, लीटर ऊपर जाएगा, लीटर इनवर्स, ये पर सेकेंड, ठीक है, विच इज़ ऑप्शन नंबर मोल पर लीटर पर सेकेंड, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, in a first order reaction the concentration of the reactant decreases from 0.8 to 0.4, हमारे पास कंसंट्रेशन दे रखी है इज 15 मिनट्स। ये रिएक्शन है जो वो 0.8 से 0.4 में जा रही है, जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वो डिक्रीज हो रही है, इतनी कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज हो रही है, और वो भी कितनी, 15 मिनट में। हमें पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा अगर हमारी कंसंट्रेशन चेंज हो फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर। इज ऑप्शन नंबर ए 7.5 मिनट, बी 15 मिनट, सी 30 मिनट, डी 60 मिनट। ओके, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक ही फॉर्मूला है, रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी log की बेस पावर 10 ए नोट अपॉन में ए टी। यहाँ पे जो ए नोट है वो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए टी हमारा यहाँ पे किसी भी टी टाइम की कंसंट्रेशन है। ओके, के हमारा रेट कांस्टेंट है, टी हमारा टाइम है। ओके, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हमसे क्या कहा गया है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हुई है फ्रॉम 0.8 मतलब ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन आएगी, और कहाँ तक डिक्रीज हुई है, 0.4 मोलर कंसंट्रेशन तक। ओके, तो हमें वैल्यू मिल चुकी है 2.303 डिवाइड बाय टाइम। टाइम हमारा कितना है, ये 15 मिनट में हुआ है ये काम। ओके, तो 15 मिनट हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ओके, ऑप्शन भी आप देख लीजिएगा, मिनट में ही निकालना है हमें, सेकंड में नहीं निकालना, तो इसलिए यहाँ पे कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम 15 लिखेंगे। ओके, log बेस 10। ओके, यहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी, और जो हमारी टी टाइम है जो लास्ट में आएगी हमारी, वो 0.4 मोलर हो जाएगी। ओके, जो हमने यहाँ पे रख दी है। ओके, अब यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद हम हमारा रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। पॉइंट से पॉइंट कट गया 4, ये से कट के यहाँ से 2 आ जाएगा, log 2 वैल्यू आ जाएगी, तो ओवरऑल के 2.303 डिवाइड बाई 15 log बेस 10 2। ओके, यहाँ से हमारी के की वैल्यू निकल चुकी है। ओके, अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। हमें कितना टाइम लगेगा अगर हमारी कंसंट्रेशन चेंज हो 0.1 मोलर से 0.025 मोलर।
ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी और 0.025 ये हमारी फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं। हमसे पूछा गया क्या, टाइम। ओके, तो टाइम निकालना है अब की बार, तो इसको रीअरेंज कर दो बस। 2.303 जबकि बार यहाँ के था, ओके यहाँ टी है। अब हमें टी निकालना है, के हमें मिल ही गया। ओके, तो के यहाँ आ जाएगा। ओके, log बेस की पावर 10 ए नोट अपॉन में 80, राइट। ओके, अब की बार ए नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.1 और 80 की वैल्यू हमारे पास इतनी है। ओके, तो टी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय के की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। 2.303 डिवाइड बाई 50, ये ऊपर लिख लेते हैं हम 15। ओके, ये मल्टीप्लाई में था log 2, ये हम नीचे लिख लेते हैं log बेस 10 की पावर यहाँ पे ये 2। ओके, अब log जो बेस 10 था, ओके उसके बाद हमें ए नोट की वैल्यू पुट करनी थी, वो कितनी थी 0.1। ओके, उसके बाद वैल्यू कितनी थी हमारी 0.025। ओके, यहाँ पे जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी। इसको हम जब सोल्व करेंगे, ये हमारे, मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। log 10, ओके ये 0.1 था। ओके, इसके नाम का एक 10 नीचे आ गया। ओके, यहाँ पे कितने पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट बाद है, तो इसकी वैल्यू पर कितने चले गए, कितने पॉइंट के हिसाब से 3 जीरो ऊपर चली गई। ओके, नीचे क्या बच गया 25। ओके, एक पॉइंट से एक जीरो कट गई, 25 से हिसाब से 25 चौका 100 यहाँ पे कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा, ओके यहाँ से भी इसको सोल्व कर लेते हैं। 2.303 से 2.303 यहाँ से कट गया। ओके, टी इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय log 2 मल्टीप्लाई log 4। ओके, ठीक है, अब log 4 को हम रीअरेंज कर लेंगे। ओके, 15 डिवाइड बाई log 2 इंटू log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2। अब किसी के पावर है तो log में वो वैल्यू आगे आ जाती है, तो अब हम इसे आगे फिर फर्दर सोल्व कर लेंगे। 15 log 2 इंटू 2 log 2, राइट। अब ये log 2 से ये log 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन बचती है। 15 टू जा हमारा 30। ओके, यूनिट हमारी किस में थी, मिनट में, क्योंकि टाइम निकालना ऑफ कोर्स, हमें सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो क्या होता है, ए नॉट डिवाइड बाई 2k। ओके, ए नोट हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, के हमारा रेट कांस्टेंट है। ओके, हमारे पास क्या पूछा गया है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन। टी हाफ को हम T50 भी तो लिख सकते हैं। ओके, 50%। ओके, जीरो रिएक्शन में हमसे पूछा गया है T 100%। T 100% और T 50% का रिलेशन क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ T50। ठीक है, ओके, जब 2 टाइम्स ऑफ T50 है तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 इंटू T50% की वैल्यू क्या है हमारे पास, मीन्स टी हाफ की वैल्यू कितनी है, ए नॉट अपॉन में 2k, राइट। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, ए नॉट अपॉन में k। ओके, विच इज ऑप्शन नंबर ए नॉट अपॉन में k, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 अर्नियस इक्वेशन आपको बतानी है कि अर्नियस इक्वेशन कौन सी है इसमें। तो अर्नियस इक्वेशन हमारी होती है k इक्वल्स टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ए हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, के हमारा यहाँ पे रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओके, ई हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी हमारा टेम्परेचर, जो भी रिएक्शन उस टेम्परेचर पे गिवन हो। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, इसमें वही करना है आपको। अगर आपका ए और आर ठीक है और आर भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगर ए ठीक है और आर ठीक है बट आर उसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ए ठीक है बट आर गलत है तो सी हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले असर्शन रीजन से। असर्शन हमें पूछा गया है कि जो ऑर्डर है ऑफ रिएक्शन का वो कैन बी जीरो हो सकता है या फ्रैक्शन हो सकता है। ओके, इस बात को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, जो ऑर्डर होता है हमारा किसी भी रिएक्शन के लिए जो हम लिखते हैं वो हमारा एक तो फ्रैक्शनल हो सकता है। ओके, दूसरा हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। थर्ड जीरो भी हो सकती है उसकी वैल्यू। फोर्थ मैक्सिमम जो हम ऑर्डर लेके चलते हैं वो हम 3 तक लेके चलते हैं। वैसे तो कितना भी हो सकता है पर मैक्सिमम हम 3 तक ही वेरी करवाते हैं। ओके, तो हमारा सेशन ए बता रहा है कि जो ऑर्डर है तो फिर रिएक्शन का कैन बी जीरो और फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन भी है जीरो भी है, तो इसका मतलब ए जो हमसे पूछा गया सेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब आर की बात कर लेते हैं। आर जो रीजन है वो हमसे पूछा गया है कि वी कैन नॉट determine order of a reaction from the balanced chemical equation। तो R यहाँ पे जो गिवन है वो बता रहा है कि we can't determine order of reaction from the balanced chemical reaction। R यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जो order of reaction है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें रेट लॉ गिवन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एक रिएक्शन गिवन है A प्लस बी एक्स ए वाई बी गोज टू सी सी। ओके, आपको इस रिएक्शन को देख के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते जब तक आपको उसका रेट लॉ गिवन ना हो। तो अगर इसका रेट लॉ आपको गिवन है कि जो रिएक्शन है वो ए कंसंट्रेशन उसकी पावर एक्स कंसंट्रेशन बी उसकी पावर वाई, अगर आपके ये रूट लॉ गिवन है तब आप ऑर्डर निकाल सकते हैं इस रिएक्शन का। वो कैसे निकाल सकते हैं, जो भी आपको कंसंट्रेशन गिवन है उस रेट लॉ में उनकी जो पावर है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो पावर है उनका आप सम कर दीजिए x प्लस वाई, तो यहाँ से आपका ऑर्डर निकल के आ जाएगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। बट इसने ऐसा कुछ बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ इतना बताया कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम रिएक्शन को नहीं बता सकते। ओके, ए को इसने जस्टिफाई नहीं किया, बस आर ठीक है। ओके, तो इसके हिसाब से बोथ ए और आर आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और इस पर्टिकुलर असर्शन रीजन के लिए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट असर्शन रीजन सेकंड क्या कह रहा है, ए ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन आर ऑलवेज जीरो। ओके, तो इसको देख लेते हैं असर्शन को। हमने ऑर्डर तो अभी देख लिया कि ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके, इसने बात की है ऑर्डर की जीरो होने की। ओके, अब मोलिकुलरिटी की भी बात कर लेते हैं। मोलिकुलरिटी क्या होती है, जो मोलिकुलरिटी होती है वो ना तो फ्रैक्शनल हो सकती है ना आपकी नेगेटिव हो सकती है ना ही आपकी जीरो हो सकती है। मोलिकुलरिटी है वो आपकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। और कहाँ से स्टार्ट होती है, वो आपकी होती है 1 से 2 एंड 3 लास्ट, 3 तक हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद मोलिकुलरिटी डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया ये वर्ड दे रखा है ऑलवेज। पहली बात तो ऑलवेज होगा नहीं, दूसरी बात मोलिकुलरिटी जीरो डिफाइन करता ही नहीं, तो यहाँ पे असर्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, अब हम आर की बात कर लेते हैं। जो रीजन दे रखा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन take place in steps and in the mechanism of the reaction slowest step determine order of the reaction। ये आर यहाँ पे बिल्कुल सही कह रखा है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं उनमें स्टेप्स होते हैं एक से ज़्यादा, और जब हम उन रिएक्शंस में देखते हैं कि जिसका भी स्लोएस्ट स्टेप होगा वही हमारा उस रिएक्शन का क्या बताएगा, उस रिएक्शन का वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और वही हमारा उस रिएक्शन का रेट बताएगा और वही रेट से हम ऑर्डर उसका डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो आर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो हमारा
ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही, क्योंकि डी में ही हमारा क्या था, ए फॉल्स था और आर ट्रू था, तो हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट असर्शन रीजन पे, विच इज थर्ड असर्शन। हमें गिवन है जो रेट है ऑफ रिएक्शन का वो इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। ये हमसे पूछा गया है कि जो रेट है किसी भी रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये बात सही है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ओके, इसमें कोई दोहराई नहीं। ओके, तो ये तो हमारा ये ठीक है, इसको जस्टिफाई कर रहा है। अब हम आर की बात कर लेते हैं, ये तो हमारा ठीक हो गया। अब हम रीजन को देख लेते हैं, रीजन क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो कोलिजन्स हैं वो इंक्रीज होंगी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कोलिजन्स है वो इंक्रीज होंगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक कंटेनर लेंगे, क्लोज कंटेनर लेंगे और नीचे से आप बर्नर ऑन करेंगे, अगर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो कोलिजन्स भी अंदर जो भी आपने लिक्विड या गैस ले रखी है उसके अंदर क्या होने लगेंगी, कोलिजन्स बढ़ने लगेंगी। तो आर बिल्कुल सही है, बट ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ती है, बट कोलिजन से काम नहीं चलेगा, हमें इफेक्टिव कोलिजन्स चाहिए। वो इफेक्टिव टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमें सिर्फ कोलिजन से लेना देना नहीं है, हमें इफेक्टिव कोलिजन से लेना देना। अगर हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी तभी हमारा क्या होगा, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे। ओके, अगर इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज होंगी तब जाके हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के दौरान हम पास होते हैं, पास तो बहुत सारे होते हैं, उसके बाद जो लिस्ट लगती है उस लिस्ट को क्वालिफाई करके कौन उस गवर्नमेंट जॉब में अपीयर होता है या फिर हम किसी भी कॉलेज का एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसके रिगार्डिंग जब वो उस लिस्ट को क्वालिफाई कर जाता है तब जाके हम उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। ओके, तो ये सिमिलर वैसे ही केस है, हमें सिर्फ कोलिजन्स नहीं देखनी, हमें उस इफेक्टिव कोलिजन्स देखनी है जो उस बैरियर को पार कर पाएगी, उस एक्टिवेशन एनर्जी वाले उस बैरियर को पार कर पाएगी और हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर पाएगी, इंक्रीज कर पाएगी। ओके, तो इसके हिसाब से हमारा ए ठीक है, आर भी ठीक है, बट आर हमारी यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए के रिगार्डिंग, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट असर्शन रीजन पे, विच इज 4। असर्शन यहाँ पे दिया गया है, रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज सेम यूनिट एज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, हमने देखा था कि जो रेट कांस्टेंट होता है के जीरो ऑर्डर के लिए, उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। ओके, जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं मोल्स पर लीटर पर टाइम, तो उसकी भी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसके हिसाब से जो हमारा सेशन है वो बिल्कुल सही है। अब हम आर को देख लेते हैं, आर हमारा सही है नहीं है। रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट्स ऑफ द कंसंट्रेशन। ओके, इसको चेक कर लेते हैं। जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ओके, हमें रेट कांस्टेंट पूछा गया, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन की वैल्यू 0, ओके, टाइम इनवर्स, ओके। अब कंसंट्रेशन की पावर 1, ओके, तो यहाँ तो कंसंट्रेशन की टर्म आ रही है ना, तो अगर कंसंट्रेशन की टर्म आ रही है तो ये बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट में तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो तो कंसंट्रेशन यूनिट के डिपेंड ही नहीं करता, तो ये बात तो हमारी रीजन के लिए क्या हो गई, बिल्कुल गलत हो गई। तो हमारा ए ठीक है, आर गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा
सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट असर्शन रीजन पे, विच इज फिफ्थ असर्शन ए। यदि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन of a reaction is zero, temperature will have no effect on the rate of the reaction। हम इसको चेक कर लेते हैं ए को। तो ए को चेक करने के लिए हमारे पास अर्नेस इक्वेशन होनी चाहिए। अर्नेस इक्वेशन क्या होती है? के इक्वल्स टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ओके, हमें बोला गया है जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। हम पुट कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जीरो। जैसे हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे की पावर जीरो अपॉन में आर टी। अब जीरो अपॉन में कोई भी वैल्यू हो तो हमारी वैल्यू क्या होती है? ऑफकोर्स जीरो। और e की पावर जीरो क्या होती है? वन। ओके, e की पावर जीरो वन हो जाती है। तो ऑप्शन में क्या आएगा? के इक्वल्स टू हमारा ए के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो अब आप देख रहे होगे जो हमारा लास्ट आया है के इक्वल्स टू ए के इक्वल आया है, तो इसमें तो कहीं भी टेम्परेचर का रोल ही नहीं है। तो अगर इसमें कोई टेम्परेचर की टर्म ही नहीं है तो टेम्परेचर का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। ओके, तो यहाँ पे ये बात तो असर्शन वाली बिल्कुल ठीक हो गई। जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम उसकी वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो टेम्परेचर का उस रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही हो गई ए की। तो ए तो हमारा यहाँ बिल्कुल ठीक है। अब हम देख लेते हैं रीजन हमारा यहाँ पे ठीक हो गया नहीं। अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लो कर देते हैं तो हमारा फर्स्ट इज द, यहाँ पे ये रेट आएगा, तो फर्स्ट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे हम एक्टिवेशन एनर्जी को अगर डिक्रीज कर देते हैं, बात बिल्कुल सही है, जो हमने ग्राफ किया था उस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो बैरियर था वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही बता रहा था। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हम जितनी ज़्यादा डिक्रीज करेंगे तो हमारे लिए वो बैरियर पार करना उतने आसान हो जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना ईजी हो जाएगा, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बात ठीक है? ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो रीजन तो हमारा ठीक है, बट ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए के लिए जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की वो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो इसने नहीं एक्सप्लेन की। तो इसके हिसाब से ए ठीक है, आर ठीक है, बट आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू।